कंपनी लॉ, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट इसका सब क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी लॉ में कंपनी की क्या परिभाषा है, कंपनी क्या है, कंपनी होती क्या है। तो कंपनी के बारे में न्यायाधीश एक जज हुए हैं, जेम्स के अनुसार एक परिभाषा दी गई है। कंपनी का आशय सामान्य उद्देश्य से संगठित व्यक्तियों के संघ से है। संघ कहते हैं समूह को, ग्रुप को। क्या कह रहे हैं कि कंपनी का जो आशय है, कंपनी का जो मतलब है, वो सामान्य उद्देश्य से, उनका कोई उद्देश्य होता है जो सामान्य होता है। सभी जितने भी वहां पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी समूह में संगठित व्यक्ति हैं, सबका सामान्य लक्ष्य होता है, सामान्य उद्देश्य होता है। से संगठित एक व्यक्तियों से है, मतलब जब एक ही उद्देश्य के लिए, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत से लोग अलग अलग स्किल्स के साथ एक जगह जमा होते हैं तो उसे कंपनी के रूप में कहा जा सकता है। तो ये जेम्स के अनुसार एक परिभाषा थी कि कंपनी का आशय यानी कंपनी का मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित, कोई भी सामान्य उद्देश्य हो सकता है। और कंपनी का तो सामान्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ये आप पढ़ भी चुके हैं पहले। तो कंपनी के उद्देश्य में सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को संगठित किया गया है, जोड़ा गया है, उनका ग्रुप बनाया गया है। तो कंपनी का मतलब क्या है कि एक ऐसा समूह जो सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित किया गया है। कंपनी का आशय क्या है? एक ऐसा समूह जो सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित किया गया है। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना हो सके आप भी देखें और आपके दोस्त भी, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, आपके क्लास फेलो हैं, उन सबको भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि सभी को लाभ मिल सके। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक कह रहा था कि न्यायाधीश जेम्स ने क्या कहा है कंपनी के परिभाषा के रूप में, कि कंपनी का आशय सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित, कोई भी सामान्य उद्देश्य मतलब जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। सबका उद्देश्य अलग अलग, सबके अलग अलग मोटिव नहीं होना चाहिए, सबके मोटिव, सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य से संगठित व्यक्तियों के एक संघ से है, एक समूह से है। अच्छा, अगला है कंपनी की विशेषताएं। विशेषताएं कहते हैं क्रेडिट विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताओं में हमारी जो इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताओं में पहली विशेषता जो है वो ये है कि कंपनी जो है वो विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। लॉ के द्वारा निर्मित, विधान यानी लॉ, अधिनियम के द्वारा निर्मित बनाई गई एक कृत्रिम व्यक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमें दिखाई नहीं देता। कृत्रिम का मतलब वो चीज जो हमें हमारी आंखों से दिखाई देती, इनविजिबल, विजिबल नहीं है। जैसे गुडविल होती है ना, वो इनविजिबल है। तो इसी तरह कंपनी क्या है, एक व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। क्या करती है? एक व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। जो कैसी व्यक्ति है? एक कृत्रिम व्यक्ति है जो हमारी आंखों से हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन वह एक व्यक्ति की तरह कार्य करती है। तो क्या है? ये विधान द्वारा निर्मित, लॉ के द्वारा, लॉ अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा है पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी का अस्तित्व सदैव पृथक होता है, मतलब अलग होता है। उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों से, उनके डायरेक्टर से कंपनी का अस्तित्व अलग होता है। डायरेक्टर आते हैं, चले जाते हैं, कंपनी बनी रहती है। कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, दूसरे कर्मचारी आते हैं, वो काम करते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन कंपनी अपनी जगह पर बनी रहती है। तो इसका अस्तित्व क्या है? सदस्यों पर निर्भर नहीं करता। कर्मचारियों से इसका कोई मतलब नहीं है। कर्मचारियों से इसका अस्तित्व नहीं है कि कर्मचारी चले जाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, या डायरेक्टर्स चले जाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं, कंपनी चलती रहेगी। एक डायरेक्टर्स जाएंगे, कोई नया डायरेक्टर्स आएंगे, और मैनेजर अगर चलेगा तो मैनेजमेंट दूसरा आ जाएगा। कर्मचारी कोई यहाँ से छोड़कर चला गया कंपनी को, तो कोई दूसरा उसकी जगह लेगा। मतलब कर्मचारी बदलते रहेंगे, डायरेक्टर्स बदलते रहेंगे, मैनेजमेंट बदलता रहेगा, लेकिन कंपनी अपनी जगह पर रहेगी। तो क्या है? इसका अस्तित्व कैसा होता है? अपने सदस्यों से, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अपने सदस्यों से अलग होता है। दूसरा शाश्वत अधिकार। कंपनी को कुछ शाश्वत अधिकार दिए जाते हैं। जैसे वही अधिकार है उसके कि कंपनी को उसके सदस्यों से मतलब नहीं है, उसका अधिकार है, वो चलती रहेगी। दूसरे आएंगे वो चलाएंगे, उसके बाद आएंगे वो चलाएंगे। ये शाश्वत अधिकार। उसकी सामान्य मुद्रा होती है। मुद्रा कहते हैं उसकी मोहर को, उसके स्टैम्प को। हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है। लोगो को भी हम मोहर कह सकते हैं। तो लोगो होता है जो दूसरी कंपनियों से भिन्न होता है। तो उसकी क्या होती है? अपनी सामान्य मुद्रा होती है, एक स्टैम्प होता है।
दूसरा इसका कार्य क्षेत्र की सीमा है। इसकी कार्य क्षेत्र की कुछ सीमाएं होती है, वो किस तरह का कार्य करेगी, उस कार्य में वो कितने व्यक्ति होंगे, वो कार्य किस तरह से किया जाएगा, उसकी एक सीमा होती, किस हद तक वो कार्य करेगी, उसकी पूंजी कितनी होगी। तो वो अपनी सीमाओं के दायरे में रहकर ही कंपनी कार्य करती है। अगला है लाभ के लिए ऐच्छिक। सामान्य उद्देश्य मैंने यहाँ बताया, तो वो सामान्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। कंपनी में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। मतलब लाभ के लिए ऐच्छिक संघ, ऐच्छिक अपनी इच्छा से किया गया संघ। आप कोई जोर जबरदस्ती से किसी को अपने ग्रुप में शामिल करना है नहीं है। लाभ के लिए कि आप लाभ अधिक से अधिक कमाएंगे, उसके लिए आपने एक संघ, एक ग्रुप संगठित किया है, एक ग्रुप बनाया है जिसे कंपनी कहा जाता है। जो कंपनी की डेफिनेशन है मैं ऊपर ही आपको समझा चुका हूँ कि लाभ के लिए बनाया जाता है। कंपनी का वो किसके लिए होती है, कंपनी लाभ कमाने के लिए बनाई जाती है, प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है। अब जो कंपनियां प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में वो कौन सी होती हैं, वो अलग कंपनियां होती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं उन कंपनियों की जो लाभ के लिए बनाई जाती है। कंपनी उसी को कहा जाता है, कंपनी का मतलब ही वही है। वो सेवार्थ संस्थाओं में चली जाती हैं। जो लाभ कमाने के लिए नहीं बनाई जाती वो सेवार्थ संस्थाएं, जैसे विद्यालय है, अनाथालय है, पुस्तकालय है, अस्पताल है। तो ये सब दूसरी चीज़ों में आ जाता है, ये कंपनी के एक्ट में नहीं आते। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार वही कंपनियां कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत आती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना। अगर कंपनी का उद्देश्य लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो वो कंपनी अधिनियम क्या 2013 के अंतर्गत आती है। अगला है प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिबंध। इसके जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका कार्य करते हैं, जिसमें डायरेक्टर्स आते हैं, कर्मचारी आते हैं, मैनेजमेंट आता है, द्वारा इसका प्रबंध किया जाता है। किसके द्वारा, इसका प्रतिनिधि से कौन होते हैं, इसके डायरेक्टर्स हैं, इसके शेयर होल्डर्स हैं। तो ये सब क्या प्रतिनिधि हैं इसके। तो ये प्रतिनिधियों द्वारा क्या कहता है, इसका प्रबंध किया जाता है। कंपनी कैसे चलाई जाएगी, कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, डायरेक्टर्स द्वारा किया जाएगा। तो ये सारा कार्य प्रतिनिधियों द्वारा किया। तो कंपनी का अंत, यानी कंपनी का अंत नहीं होता, कंपनी का भी अंत होता है, लेकिन कंपनी का अंत 2013 अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। कंपनी अधिनियम का कंपनी का अंत किसके द्वारा होगा, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ही कंपनी का अंत किया जा सकता है। अगला हमारा है वो है कंपनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनीज। हमने कई तरह के होते हैं और कई आधारों पर कंपनियों को आंका जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के प्रकार में एक ही हमने जो कंपनी के प्रकार लिए हैं, ये वो प्रकार हैं जो सदस्यों की संख्या के अनुसार बनाए जाते हैं। सदस्यों की संख्या के अनुसार सबसे पहला होता है प्राइवेट कंपनी। पहला क्या होता है, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200। प्राइवेट कंपनी कौन होती है, ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 हो, ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, फिर से एक बार समझिए, जिसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 200 होती है, ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत आती है। प्राइवेट कंपनी की विशेषताएं क्या हैं, तो प्राइवेट कंपनी की पहली विशेषताएं है कि इसके सदस्यों की संख्या 2 होती है। इसके सदस्यों की संख्या 200 होती है, अधिक से अधिक 200 होती है और कम से कम 2 होती है। कम से कम 2 संचालक होना चाहिए। कम से कम कितने संचालक होंगे, कितने डायरेक्टर्स होंगे, 2 डायरेक्टर्स होंगे। अंशों और ऋण पत्रों को लेने के लिए जनता पर आमंत्रित नहीं किया जाता। प्राइवेट कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो अपने अंशों और ऋण पत्रों को लेने के लिए आम जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। आम जनता में इसको नहीं बेच सकती, अपने रिश्तेदारों, अपने कर्मचारियों में ही अपने अंश और ऋण पत्रों को बेच सकती है, आम जनता पर निर्भर नहीं रह सकती। दूसरा है एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी वो जिसका एक ही मालिक होता है, जिसके लाभ हानि का उत्तरदायित्व तो एक ही व्यक्ति पर होता है। एक ही व्यक्ति द्वारा उस कंपनी को चलाया जाता है, उसका लाभ की जिम्मेदारी भी उसी को होती है, उसकी हानि की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। तो ऐसे व्यक्ति को एक व्यक्ति कंपनी का, ऐसी कंपनी को एक व्यक्ति कंपनी कहा जाता है। तो एक व्यक्ति कंपनी में पहली जो कंपनी इसकी जो विशेषता वो ये है कि लाभ हानि का मालिक एक होना। लाभ होगा तो भी उसका होगा, हानि है तो भी उसका जिम्मेदार वही होता है। अगला आ गया पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिस कंपनी में कम से कम 7 और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं होती। ऐसी कंपनी जिसके कम से कम 7
सदस्य और अधिक से अधिक जित कोई सीमा नहीं होती, ऐसी कंपनी हमारी जो है वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। तो पब्लिक कंपनी की विशेषता ये है कि अंशों और ऋण पत्रों पर कोई प्रबंध नहीं होता, अंशों और ऋण पत्रों पर कोई प्रबंध नहीं होता, जितने चाहे जिसको चाहे वो अंश बेच सकती, खुले बाजार में आम जनता को ऋण पत्रों और अंशों को बेचने के लिए आमंत्रित कर सकती है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध इस पर नहीं होता है। दूसरा, न्यूनतम और अधिकतम न्यूनतम संख्या, न्यूनतम 7 और अधिकतम पर कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम संख्या 7 है, न्यूनतम सदस्य संख्या 7 और अधिकतम पर कोई सीमा नहीं, जितने चाहे सदस्य हो सकते हैं इसके। दूसरा, इसमें कम से कम 3 संचालक होते हैं। डायरेक्टर्स कितने होंगे? 3 संचालक होना चाहिए। तो ये थी हमारी कंपनी लॉ का पहला वीडियो, जिसमें हमने आपको कंपनी के बारे में बताया, कंपनी की विशेषताओं के बारे में बताया, उसके प्रकार बताए। मैंने जो प्रकार बताए हैं वो सदस्य संख्या के अनुसार बताए हैं, अभी और बहुत सारे प्रकार बाकी हैं, लेकिन मैंने जो ये प्रकार बताए हैं ये आपको सदस्य संख्या के अनुसार जो जिस प्रकार बांटा गया है वो बताएं, जिसमें एक कंपनी प्राइवेट कंपनी आती है, एक व्यक्ति कंपनी आती है और पब्लिक कंपनी आती है। ये 3 प्रकार मैंने बताए हैं, प्राइवेट कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी और पब्लिक कंपनी के मैंने 3 प्रकार इसमें बताए हैं, मैंने विशेषताएं इसकी बताई हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी तो आगे शेयर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगे और भी इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।